नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस ने आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में नाम एमपी के सिर्फ 10 हैं, लेकिन शुरुआत जाहिर तौर पर छिंदवाड़ा से ही करना पड़ेगी। नकुल नाथ को पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार बनाया। बीते दिनों जैसे कमलनाथ की निष्ठा संदिग्ध होने की बात कही जा रही थी, उससे लग रहा था कि संभवतः वो नहीं तो उनके बेटे नकुल बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी ने छिंदवाड़ा होल्ड की तो इन खबरों को और बल मिला, मगर कयास अब तक तो बेमानी साबित हुए। अब तक शब्द पर ज्यादा जोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमने इसी एमपी में एक और लोकसभा चुनाव की सीट भिंड देखी है और भागीरथ प्रसाद को भी देखा है, लिहाजा इतना अब तक कहने का मार्जिन तो लिया ही जा सकता है। खैर, बात मंडला और सीधी की भी कर लेते हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में दोनों जगह अच्छा किया है, ठीक ठाक वोट बैंक भी है उनका। आदिवासी अभी भी उनसे वैसा छिटका नहीं है जैसा प्रयास बीजेपी करती आ रही थी। इन सभी के बावजूद इस तथ्य को सामने रखना निहायत अनिवार्य है, वो नरेंद्र मोदी जो विधानसभा में अपना चेहरा सामने लाते हैं और खराब माहौल के बाद भी बीजेपी की सरकार पहाड़ जैसे जनमत से बना ले जाते हैं। वो जब खुद सामने होंगे तो उस आंधी में किसके दीपक अपनी लौ बचाकर रख पाएंगे। सवाल बीजेपी की होल्ड सीटों का भी है। क्या वहां से सारे महिला नाम उतारकर बीजेपी कोई उदाहरण पेश करेगी? अभी तक लिस्ट नहीं आई है, अगर बीच में आ जाएगी तो ये बात खारिज भी हो जाएगी। इस बात का जिक्र जरूरी कि गुना में इन दिनों खाली बैठे केपी यादव क्या फिर श्रीमंत सिंधिया के सामने सेल्फी लेते हुए कांग्रेस की टिकट से नजर आ सकते हैं, या दिग्विजय सिंह को भी वहां भेजा जा सकता है? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर भी विमर्श में ना आए, भलाई कैसे संभव है? तो बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। देश की जो लिस्ट है उसका विश्लेषण तो खैर हम लगातार कर ही चुके हैं। हम बात करेंगे एमपी की 10 सीटों की जो आज जारी हुई है। जो लिस्ट आई उसने तो पहले धुंध इस बात की छांट दी कि छिंदवाड़ा से नकुल नाथ किस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जिस तेजी से चर्चा उनकी बीजेपी में जाने को हुई थी, उससे लगता था कि संभवतः पहली लिस्ट में उन्हें पार्टी होल्ड करेगी। बीजेपी ने भी छिंदवाड़ा को होल्ड पर रखा था, तब इन कयासों को और बल मिल गया। पहली लिस्ट में छिंदवाड़ा का नाम होना इस बात की जमानत है कि कमलनाथ इतनी अफवाहों कयासों के बाद भी पार्टी के अंदर कमजोर तो नहीं है। ओमकार मरकाम को मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ लड़वाना संभवतः विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर किया गया होगा, जिसने ये झलकाया था कि इस इलाके में आदिवासी वोट बैंक तो है, जरूरत सिर्फ उसे चैनलाइज करने की है। आनंद भाई पटेल, मध्य प्रदेश। बींत फूल सिंह बरारिया, टिकमगढ़ मध्य प्रदेश। पंकज अग्रवाल, मध्य प्रदेश। सतना सिद्धार्थ कुशवाहा, मध्य प्रदेश। सिद्धि कमलेश्वर पटेल, मध्य प्रदेश। मंडला एसटी ओमकार सिंह मार्कम, मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा नकुल नाथ, मध्य प्रदेश। देवास राजेंद्र मालविया, मध्य प्रदेश। दार राधेश्याम मवल, मध्य प्रदेश। खरगोन पोरलाल खाटे, मध्य प्रदेश। बैठूल रामू ठेकम। आज की कांग्रेस की लिस्ट में भोपाल, इंदौर, गुना, ग्वालियर, जबलपुर भी होल्ड हैं। खबरें ये भी चल रही हैं कि दिग्विजय सिंह को गुना भेजकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ शायद पार्टी इस्तेमाल करे। दूसरा नाम यहां से केपी यादव का भी चल रहा है। वो केपी यादव जो सिंधिया को हराकर सांसद बने थे पिछले चुनाव में, इस बार सिंधिया के लिए उन्हें बीजेपी ने बाहर कर दिया। ऐसे में कांग्रेस उन्हें अपने पाले में कर सकती है, ये एक कयास है। सवाल जबलपुर का भी है, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि कमलनाथ से कहा जा सकता है कि वहां से लड़िए। हालांकि कमलनाथ ने पिछले दिनों इस संभावना से स्पष्ट इनकार कर दिया था। कांग्रेस को इस इलाके में भी हालांकि अपना भरोसा सिर्फ एक स्थापित वोट बैंक का है जो अभी तक स्थिर बना हुआ है। ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं छिंदवाड़ा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। बीजेपी ने 2 जगह यानी छिंदवाड़ा और धार होल्ड पर रखी और कांग्रेस ने इन दोनों जगह से अपना उम्मीदवार तय कर दिया। कांग्रेस के पास चुनौती जो है वो है मोदी की लहर को न केवल साधना बल्कि उसे चीर कर आगे बढ़ना। जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो जो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका मैं तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। दूसरे मेहमान हैं जितेंद्र मिश्रा,
कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर व्यास का भी, जितेंद्र जी का भी, और तीसरे मेहमान पवन देवलिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर जितेंद्र जी तक बात अभी शायद पहुंचने में कुछ तकनीकी दिक्कत है तो डॉक्टर व्यास से ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर व्यास, कैसी लगी लिस्ट आपको जो आज कांग्रेस ने जारी की है 10 लोगों की? देखिए, दो चीजें हैं, मन के मते न चलिए, मन के मत अनेक, और मन पे जो सवार है वो साधु कोई है। तो निश्चित रूप से हमें उसकी चिंता कम है, हमारी चिंता ज्यादा है। जिस तरह से हमने विकास कार्यों का प्रदर्शित करा, जिस तरह से हम वोट बैंक बढ़ाने के लिए ग्रामीण अंचलों तक में जा रहे हैं, और पिछली बार उसी का प्रतिशत था कि वोट बैंक बढ़ा था, तो मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी करती कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। अब ठीक है, कांग्रेस की अगर लिस्ट जारी होती तो उसके पहले कमलनाथ जी स्टेटमेंट दे देते हैं कि मैं छिंदवाड़ा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। दिग्विजय सिंह साहब से जब बात होती है तो बड़े नेतृत्व कहाँ है? मुझे बताइए, कांग्रेस का कोई भी एक बड़ा नेता जो दम ठोक कर ये कह रहा हो कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत कर भी आऊंगा। नकुलनाथ ने कहा दम ठोक के, नकुलनाथ ने कहा छिंदवाड़ा लड़ूंगा। पापा बेटा दोनों ने कहा छिंदवाड़ा लड़ेंगे नकुल, और आखिर लड़े, देखिए लड़ रहे। देखिए प्रवीण जी, मुझसे ज्यादा बेहतर आप राजनीति को एक उस आईने से देखते हैं। आपने 6 महीने का घटनाक्रम देखा है, और पिछली बार जितने वोटों से नकुलनाथ जी जीते हैं वो भी देखा है। और जिस तरह से अभी वहां से 7 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वहां से कई बड़े नेता नेतृत्व छोड़ रहे हैं। कमलनाथ जी जब एयरपोर्ट पे गए थे तो मुश्किल से 20 लोग लेने पहुंचे थे। तो ये सब चीजें किस दिशा की ओर इंगित करती है? मुझे लगता है इस पर भी चिंतन मनन हो जाना चाहिए। चिंतन नहीं मनन के लिए तो बैठे हैं हम, ये तो शो ही चिंतन मनन का है। माफ कीजिए, दूसरे मेहमान गिन करता हूँ। जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र जी, पहली सूची, आपकी टिप्पणी कितनी सॉलिड, कितनी मजबूत, कितनी ताकतवर, कितने जीत जाएंगे? सबसे पहली चीज तो हमारी जो सूची आई है उसमें हमारा वर्जन न लेके आप वरिष्ठ पत्रकार, आप भी है, वरिष्ठ पत्रकारों के जो अभी तक की सूचना आ रही है उसके अनुसार 7 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। ये जो अभी 10 की सूची आई है निश्चित तौर पर, और कांग्रेस ने संगठन स्तर पर भी मजबूती से काम किया है, मंडलम सेक्टर तक काम किया है विधानसभा चुनाव के बाद। निश्चित आप ये देखेंगे, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था कि वो 7 पार्षद बीजेपी में आ गए हैं, कमलनाथ जी को लेने 20 लोग गए थे। अरे आपको याद होना चाहिए कि एक भी विधायक नहीं जिता पाए। 77 से लगातार प्रयास कर रहे हो कि छिंदवाड़ा सीट मिल जाए, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी, और बड़ा नेता जिसका नाम चल रहा था भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया छिंदवाड़ा छोड़ के कहीं से लड़ूंगा। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप तो अपनी सेकिए। जिस तरीके से आपने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज ये बताइए कांग्रेस युक्त भाजपा बना रहे कि नहीं बना रहे? क्या कारण है? आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थे, आज आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमजोर है आप, और आप माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आने वाला चुनाव स्पष्ट कर देगा प्रवीण जी कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो दिखावा है, ये जो आडंबर है, ये जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये झूठा है। ठीक है, एक बार आप पवन जी को इन कर लेते हैं। पवन देवलिया सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पवन जी, एक तो नकुलनाथ पर टिप्पणी आपकी, कांग्रेस को ये कयास थे कि जब बीजेपी की लिस्ट होल्ड हुई कि शायद पहली लिस्ट में नकुल ना हो, क्योंकि एक आशंका, डॉक्टर भागीरथ प्रसाद एक उदाहरण पेश करके जा चुके हैं, तो ऐसी कोई स्थिति ना बने। तो ऐसा हम सब कयास लगा रहे थे कि शायद पहली लिस्ट में नकुल नहीं होंगे। नकुल के आने के मायने भी, और बाकी पूरी लिस्ट पर आपकी टिप्पणी, चाहें तो मंडला तक घूम के आ सकते हैं आप, ओमकार मरकाम। जी देखिए प्रवीण जी, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जो है उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो सूची आई है और नकुलनाथ का जो नाम आया है, तो हमें शीर्ष स्तर पर कांग्रेस के नेताओं के साथ कमलनाथ जी का कहीं समन्वय हुआ होगा, या जो चर्चाएं उनकी पूर्व में चल रही थी उन पर कहीं कोई एक निदान निकला होगा, तभी ये जो पहली सूची में नकुलनाथ का नाम घोषित हुआ। अगर संभावना भारतीय जनता पार्टी में जाने की ओर की बन रही होती तो मुझे लगता है कि वो छिंदवाड़ा का नाम होल्ड भी कर सकते थे। और रही बात बाकी प्रदेश में जो भागीरथ जी का आपने नाम लिया, तो मैं फिर आपसे एक दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की जब पूरी सूची आएगी और चुनाव जब पीक पे पहुंचेगा तो एक भागीरथ और भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए आपको देख लेना, एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। पहली लिस्ट से तो नहीं, दूसरा अब वो पूरा अपन टोटल कर लेंगे, ठीक है, तो अलग बात उसमें से हम कह सकते हैं ठीक है, ऑन स्क्रीन नहीं करते। चलिए, धर्म संकट नहीं डालूंगा, आपको बात पूरी करिए। हाँ जी,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का गेम हमेशा खेलती रही है कांग्रेस का मनोबल तोड़ने के लिए, गिराने के लिए। एक दूसरा, ओंकार सिंह मरकाम मंडला डिंडोरी के बहुत बड़े नेता हैं, मतलब इतने विद्वान आदिवासी नेता मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब हम बहुत सारे आदिवासी नेताओं से मिले हैं, कांतिलाल भूरिया को या फग्गन सिंह कुलस्ते को या दिलीप सिंह भूरिया को, आदिवासी ने जी ओम प्रकाश धुर्वे को। तो मुझे लगता है कि ओंकार सिंह मरकाम और फग्गन सिंह कुलस्ते जो पिछला विधानसभा चुनाव हारे हैं, बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं, नेता है कांग्रेस के ओंकार सिंह मरकाम, और हमें लगता है बहुत अच्छी फाइट होगी। और अगर जो माहौल देश का बन रहा है उस माहौल को अगर उस लोकसभा क्षेत्र में ओंकार सिंह मरकाम ने रोक लिया तो मुझे लगता है कि वो सीट कांग्रेस के पास जा सकती है। डॉक्टर व्यास का रुख कर रहे थे, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे, वही बात लेके जाता हूं। डॉक्टर व्यास, बहुत करतब कर लिया आपने, मतलब हम देख भी रहे हैं लगातार, बीते कई चुनाव से देख रहे हैं, जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं तब से देख रहे हैं कि ट्राइबल जो है एक बड़ा एक आपके लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है, और बहुत सारे प्रयोग आपने करा लिए, प्रधानमंत्री को भी झुकवा दिया, रानी कमलावती नाम हो गया, सब हो गया, शेड्यूल में बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए, शंकर शाह रघुनाथ शाह के लिए जबलपुर में हो गए। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी, ठीक है लोकसभा जीत जाते हो आप, विधानसभा चुनाव में भी ट्राइबल वोट बैंक वैसा नहीं बिखरा कांग्रेस से जैसे बिखरना चाहिए था। तो ओमकार चुनौती हो सकते हैं आपके लिए, ये संशय नहीं, तब जब कुलस्ते विधानसभा हार चुके हों। देखिए, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 29 सीटें सभी महत्वपूर्ण होती है, और अगर आदिवासी अंचलों की बात करेंगे तो आदिवासी अंचलों में निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं जो हर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब पिछले कई समय से, दशकों से अगर मान ले, तो भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है, और आदिवासियों के जो वास्तविक में हित का कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर ST/SC मंत्रालय का गठन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। अगर एकलव्य विद्यालयों का निर्माण हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों के कार्यकाल में हुआ है। तो निश्चित रूप से हम जो विश्वास प्रदर्शित कर रहे हैं उसके कारण वोट बैंक जरूर बढ़ रहा है। और अब जो चुनाव होंगे, मुझे लगता है ये मूलभूत चुनाव होंगे जो ये प्रदर्शित करेंगे कि हमने कितना कार्य आदिवासियों के मध्य में उनका विश्वास मत प्राप्त करने के लिए किया है। और इसके पूर्व में जब चुनाव हुए तो आप देखेंगे वोट बैंक में जरूर इजाफा हुआ है। निश्चित रूप से कहीं कमी थी तो उसको भी हमने पूर्ण करने का कार्य करा है। और दूसरा, मेरे जो कांग्रेस के मित्र ने जो बात करी थी, आप बताइए 12 से 15 सीटें तो कांग्रेस के एरिया में जीतेंगे, और अभी जो 10 नाम प्रदर्शित हुए उसमें से 7 की घोषणा आप कर रहे हैं। कमलनाथ जी की आपने जो बात करी थी 2018 में, जब वे मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़े थे, तब उनको वहां से कितने वोट्स मिले थे उसका भी आकलन कर लीजिए। और दूसरा, जो पिछला चुनाव था वहां पर तो एक मार्मिक अपील की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि 1 वोट साहब को CM बनाने के लिए, और उसके बाद में इतना लोगों का टूटना। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, 29 सीटें हम जीतने की परिस्थिति में है। 29 पूरी जीतने की परिस्थिति में। एक बार जितेंद्र जी को इन कर लेते हैं। जितेंद्र, थोड़ी बात ट्राइबल की भी करूंगा, और बाकी भी आप जिन विषयों पर बोलना चाहें, इनका जवाब देना चाहें। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप ठीक परफॉर्म कर लेते हैं विधानसभा चुनाव में कुछ ट्राइबल इलाकों में, लोकसभा में आपके साथ नहीं जाता ट्राइबल। कुलस्ते भले ही हार गए हों निवास से, लेकिन ये तय बात है कि मंडला की जो बाकी सीटें हैं वहाँ उनका ठीक ठाक रुतबा है, पिछली बार भी वो इसी दम पे जीत गए थे। तो ट्राइबल आपको विधानसभा में वोट कर देता है, लोकसभा में तो नहीं करता, छिंदवाड़ा छोड़ के। 29 सीटों का दावा करने वाले लोग, मुझे बड़ा शर्म के साथ आपके चैनल पर बोलना पड़ रहा है। मैंने कभी प्रयास नहीं किया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का। आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने वाले आदिवासी वोटों की बात करते, आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाने वाले सड़क पर आदिवासी वोटों की बात करते। आदिवासी बहुत समझदार हो गया है, सबके हाथों में मोबाइल है और सबके हाथ में इंटरनेट। उसे मालूम है कि उसका वास्तविक हित कौन करता है। आज तक कांग्रेस से टूटा नहीं है, इक्का दुक्का चुनाव की बात करें तो, क्योंकि उसे मालूम है कि आदिवासियों को इन्हीं सरकार ने जहरीली चप्पलें पहनाई थी। इसी सरकार में आदिवासी दाने दाने को मोहताज हुआ था। जब चुनाव आता, जब शंकर शाह याद आ जाते, जब चुनाव आता, जब टाटिया भील याद आ जाता है। इसके अलावा आदिवासियों का शोषण करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये हम नहीं कह रहे, आपके आंकड़े बताते। निश्चित तौर पर इस मुगालते फग्गन सिंह कुलस्ते कोई छोटा मोटा नाम नहीं भारतीय जनता पार्टी का। लगातार केंद्र में मंत्री रहने वाला व्यक्ति अगर धूल चाट जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आदिवासियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मेरा ये कहना है कि चाहे हम निवाड़ की बात करें,
चाहे हम मालवा की बात करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोटों में कमी आती है आदिवासी अंचल में? निश्चित तौर पर क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है, और आदिवासी प्रवीण जी समझदार है। आज उसको बरगलाया नहीं जा सकता, आज उसको किसी तरीके से भरमाया नहीं जा सकता। उसे मालूम है कौन ने तेंदुपत्ता की बात की, किसने वन अधिकार पट्टे दिए, किसने भूमि का अधिकार दिया, ये सारी चीजें समझता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आता। झांसे में नहीं आता आदिवासी। एक बार पवन जी को इन करते हैं। पवन जी, एक सीट और हम जिक्र कर लेते हैं, देवास। ये कहा जा रहा था कि भाई कमलनाथ अपना वर्चस्व दिखाने में सफल हुए, पहली लिस्ट में बेटे का नाम है, लेकिन सज्जन वर्मा का भी नाम चल रहा था, उनकी जगह ये राजेंद्र मालवीय जी आ गए, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद तो ये राधाकिशन मालवीय जी के वही बेटे हैं जो एक बार सावेर और उज्जैन की तराना से भी हार चुके हैं। तो फिर ये इसे कैसे देखते हैं आप? संतुलन बैठाया पार्टी ने कि भाई बजाय एक जगह मान ली, दूसरी जगह नहीं मानी? देखिए प्रवीण जी, लगभग 29 लोकसभा क्षेत्रों में जितने भी कांग्रेस के सशक्त दावेदार हैं, मेरी सभी लोगों से चर्चा हुई है। मतलब कोई ऐसा दमदार व्यक्ति नहीं है कि जो चुनाव लड़ने को तैयार हो। जहां तक देवास की बात है, सज्जन सिंह वर्मा पिछला विधानसभा चुनाव हारे हैं, वो कैसे किसी सीट की लोकसभा इतने बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी लेके किसी भी अपने आदमी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ी चतुराई से गेंद जो है वो दिग्विजय सिंह जी के पाले में डाल दी। हाँ, और राधाकिशन मालवीय के बेटे को बरैया भी उसी में है। हाँ, जी जी हाँ जी जी। तो मुझे लगता है बड़ी चतुराई से उन्होंने गेम खेला और अपने को सुरक्षित बचा लिया। तो ऐसी परिस्थितियों में राधाकिशन मालवीय के बेटे राजेंद्र मालवीय, हमें लगता है बहुत लंबे समय से आपने नाम नहीं सुना होगा कि राजेंद्र मालवीय कहीं राजनीति में या कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हों, या विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहीं 2-3 जो देखे हैं तराना, और वो हारे थे जरूर, ये मुझे पता है कि भाई तराना उज्जैन का हार गए थे। और हाँ जी, और हम तो ये कहते हैं कि राधाकिशन मालवीय को लोग भूल चुके हैं, भूल गए हाँ। फिर राजेंद्र मालवीय जी जी, वो तो शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो सीएम जब दिग्विजय सिंह थे तब शायद प्रदेश अध्यक्ष थे वो, उस दौरान शायद। जी जी जी, उसी दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश के। तो एक बार इन कर लेते हैं डॉक्टर व्यास को भी जी। डॉक्टर व्यास, एक जो बड़ी बात है वो ये है कि केपी यादव एक नाम, मतलब हम तो कयासों और अनुमानों पे ही बात कर रहे हैं, लिस्ट क्योंकि कुछ भी हो रहा है आजकल बीजेपी में, मतलब कांग्रेस में भी कुछ भी हो रहा है, लिस्ट किसकी कहां कब कैसे चौंका दे। तो केपी यादव ऐसे तो नहीं कि वो सीट से उतरे तो फिर सेल्फी लेते हुए कांग्रेस की टिकट पे तो नहीं दिखेंगे, गुना इन्होंने भी होल्ड कर रखा। देखिए प्रवीण जी, जो बात होती है वो क्रेडिबिलिटी की होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी जनता के मध्य में, तभी तो वो जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते तो वो कांग्रेस के एक बड़े नेता को हरा देते हैं, क्योंकि वे उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। आज वे कांग्रेस के साथ अगर होते हैं तो जनता को ये पता रहेगा कि वे उनके शीर्ष का नेतृत्व क्या कार्य कर रहा है। दूसरी बात है जो इन्होंने मेरे मित्र, मतलब आप संभावनाएं खारिज नहीं कर रहे कि जा सकते हैं केपी यादव, मान के चल रहे हो आप? नहीं, मैंने तो आपको क्रेडिबिलिटी की बात करी कि जनता के मध्य में किसकी क्रेडिबिलिटी है। भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए तो शाह जी ने जब चुनावी एक सभा को संबोधित करा था तो उन्होंने ये कहा था कि 29 सीटों पे कमल का फूल चुनाव लड़ेगा। मुख्य रूप से यह बात उसी को प्रदर्शित करती है कि हम कमल के फूल को लेकर 29 लोकसभा सीटों के मध्य में जाएंगे। दूसरी बात है कि जो मेरे मित्र ने प्रश्न करा था, मुझे बताइए एक भी ऐसी कार्रवाई 2003 के पश्चात किसी भी समुदाय विशेष के प्रति हुई हो और उसमें कार्रवाई ना हुई हो, या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठतम नेतृत्व का कोई भद्दा बयान उसके संदर्भ में आया हो। और उसके इतर आप बताइए, संदेश कली की घटना हुई, कांग्रेस ने कितनी बार उस जिक्र करा, प्रतापगढ़ में महिला को नग्न घुमाया गया। एमपी रहे ज्यादा बेहतर है। मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ प्रवीण जी। करिए साहब, बिल्कुल आप देश की बात करिए, हमारे साथ थोड़ा लिमिटेशन ये है कि हम प्रदेश की बात करने बैठे। एक बार इनका जितेंद्र जी को, ठीक है जितेंद्र जी को इन कर लेते एक बार। जितेंद्र जी, एक सवाल आपके लिए ये बड़ा बनता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विधानसभा चुनाव में उस वक्त आके ओनरशिप लेते हैं जिस वक्त सारी हवा जो है वो आपकी तरफ चल रही थी, आपके पक्ष में चल रही थी, और वो आके अगुवाई करते हैं और 100 से 150 से ज्यादा 160 से ज्यादा सीटें ताड़ से अपनी झोली में डलवा लेते हैं। वो जब खुद सामने होंगे तो फिक्र नहीं है आपको? प्रवीण जी, निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि प्रधानमंत्री के नाम पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, अब लोकसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम पे लड़ना है। वो चुनाव राम मंदिर के निर्माण के प्रकाश में लड़ा गया न्यायालय के माध्यम से। अब राम मंदिर का मसला जो कि वोटों के लिए आपके खदान था वो निपट गया। अब तो विकास पे बात होगी। अब तो सवाल पूछे जाएंगे कि आपने
2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, 20 करोड़ लोग खड़े रोजगार की तलाश में। आपने कहा था बहुत ही महंगाई थी मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई का क्या स्तर है, भ्रष्टाचार में चपरासी के छापा डालिए, करोड़ रुपए निकल रहे, ड्राइवर के छापा डालिए। अब मुद्दे जनता के हाथ में है, अब किसी तरह का कोई मंदिर की बात नहीं होगी, इसलिए अब 10 साल हो गए, जवाब देना होगा। और जो इन्होंने क्रेडिबिलिटी की बात की, निश्चित तौर पर उसका फायदा प्रधानमंत्री के नाम पे मिला, और अब नुकसान भी होने जा रहा है प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री जो वादे किए उन पर पूरा नहीं उतरे, और 10 साल के समय बहुत होता है। आपने कहा काला धन लाएंगे, आज आपके लोगों का 3 गुना काला धन विदेश में जमा। ठीक है, एक बार पवन जी को इन करूंगा, बहुत वक्त दिया सर, पवन जी को इन करते हैं। पवन जी, इस पूरे मसले में जो देखने वाली बात है वो ये है कि कांग्रेस किसकी अगुवाई में, हम एमपी के संदर्भ तक ही इसे सिमटा के रखते हैं, किसकी अगुवाई में यहाँ और किसका चेहरा दिल्ली का यहाँ पे पेश करके चुनाव लड़ेगी। जैसे आप खुद भी कह रहे थे कि भाई जो बड़े नेता हैं वो कतरा रहे हैं बड़ी जगह जाने से। जबलपुर उनके पास एक नाम, पता नहीं विवेक तनखा लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अभी कुछ तय नहीं है। इंदौर कौन लड़ेगा, संजय शुक्ला का नाम चल रहा था, वो यहाँ आ गए। आपके अरुणोदय चौबे वो यहाँ आ गए। तो इस पूरे इसको आप कैसे देखते हैं कि कांग्रेस के पास लीडरशिप क्राइसिस लड़ने की और अगुवाई की है क्या? देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस के पास ज़्यादातर वो नाम है जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, और उन सारे लोगों का एक ही कहना है कि मेरे पास अब मैं आर्थिक अभाव है या कर्ज में है। चुनाव बड़ा होता है, लोकसभा का पैसा कहाँ से आएगा। कांग्रेस में कोई एक भी विश्वसनीय नेता ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा सा भी उनको इस तरह का दिलासा दे सके, भरोसा दे सके कि आप चुनाव लड़ो, जो होगा आर्थिक रूप से हम आपकी मदद करेंगे। दूसरा, जितने भी जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व है वो एकदम युवा है, और जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब वरिष्ठ नेताओं के हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ वाले लोग हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में एक वरिष्ठ नेता अपने जूनियर नेतृत्व में कैसे भरोसा करेगा और किस भरोसे पे वो जो है वो चुनाव लड़ेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस में समन्वय का बहुत ज्यादा अभाव है। यही कारण है कि अरुणोदय चौबे एक जिताऊ उम्मीदवार थे सागर लोकसभा के लिए, वो बहुत ज्यादा उनके प्रति सहानुभूति थी, और वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए, क्योंकि उन्हें अभी जो वर्तमान कांग्रेस का नेतृत्व है वो उनको कहीं ना कहीं कहना चाहिए समन्वय नहीं बना सका, उनको समझा नहीं पाया या उन तक अपनी पहुंच नहीं बना पाया। तो ऐसे कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं जो दिग्विजय सिंह के साथ थे, जो कमलनाथ जी के साथ थे। अब वो नए नेतृत्व में जीतू पटवारी हैं, उमंग सिंघार हैं, इनके साथ कैसे जाएगा, इनकी बात पे कैसे भरोसा करेगा, ये बड़ा संकट कांग्रेस में उत्पन्न हो गया है। डॉक्टर व्यास कुछ बोलना चाह रहे थे, बहुत फिसल रहा वक्त हाथ से, एक छोटा कमेंट। डॉक्टर व्यास क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं 4-5 चीजों का उल्लेख कर देता हूँ। एक तो तेंदुपत्ता संग्रहणियों को लेकर बात करी थी, 450 रुपए कांग्रेस देती थी, अभी 3000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी देने का कार्य करी। दूसरा, बेगा सहारिया भारिया महिलाओं का जो अनुदान था उसको बढ़ा दिया गया। वनोपज शेष जो था वो 20% आदिवासियों को मिल रहा है, उसका उपभोग वो कर रहे हैं। एकलव्य विद्यालयों का निर्माण हुआ जिसके अंतर्गत हम स्कॉलरशिप्स और निवास दोनों प्रोवाइड बोल चुके हैं। ग्रामीण अंचलों में अगर फुटकर व्यापारियों की बात करें, मध्य प्रदेश के सापेक्ष में बात कर रहा हूँ, मैं पूरी बात करने वाला था, आपने रोक दिया, आधी बातें अधूरी रह गई थी, इसीलिए उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। कर दीजिए। जो फुटकर व्यापारियों को 5 लाख ऐसे फुटकर व्यापारी थे जिनको लोन दिया गया। और अभी अगर ईपीएफओ डाटा की बात करेंगे तो 11 करोड़ ईपीएफओ डाटा हुआ करते थे, 27 करोड़ है, मतलब 16 करोड़ लोग रोजगार से जुड़े हैं। अगर मध्य प्रदेश के सापेक्ष में मैं बात करूंगा तो अभी रिसेंट एनएसएसओ का डाटा है, ये हमारा नहीं है, एनएसएसओ का डाटा है। इसमें महंगाई दर आप जाके देख लीजिए, मैं कोट कर रहा हूं, 0.8% है महंगाई दर, गिरी है, वहीं विकास दर बढ़ी है। अब कांग्रेस के पास जाऊंगा सर, क्योंकि वक्त फिसल रहा है हाथ से। एक बार जितेंद्र जी, आपके पास जो चुनौतियां हैं उनका जल्दी जल्दी उच्चारित कर देता हूं, फिर आपसे जवाब लूंगा कि भाई ये कई मोर्चे पे काम कर रहे हैं। राम मंदिर है ही ऑलरेडी, सीए है ही ऑलरेडी, बाकी के जो काम किए वो है ही, गैस की कीमतें कम हो गई वो है, एक बड़ा एक लीडरशिप है, संगठन बहुत तगड़ा है, वहां तक गया हुआ। उस तुलना में जो पवन जी कह रहे हैं उससे आप स्क्रीन पे सहमत ना हो, लेकिन ये बात तो तय है कि आपके यहाँ भगदड़ जैसे हालात हैं। फिर नीचे के कार्यकर्ता को, बूथ के कार्यकर्ता को चैनलाइज करना, आपको नहीं लगता ज्यादा चुनौती आपकी है? नहीं प्रवीण जी, बिल्कुल चुनौती नहीं। इस बार सबसे ज्यादा मुद्दे हमारे पास, आप खुद देखिए किस मुद्दे पर सरकार अपनी सफलता की बात करेगी, किसी भी मुद्दे पे सफल नहीं। आप घोषणा पत्र उठा के देखिए 2004 का 2014 तक कौन से घोषणा पत्र पे इन्होंने पूरा किया ना। महंगाई के स्तर पे बात कर ले, बेरोजगार, पकोड़े तलने को रोजगार बताने वाले आज एकलव्य की बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है आपकी विश्वसनीयता का संकट है। आप जो बोलते हैं वो कुछ दिनों बाद कहते हैं वो तो हमारा जुमला था,
15 लाख चलाया आपने, बाद में कह दिया चुगला था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त फिसल गया। मैं जाता पवन जी के पास, लेकिन इजाजत नहीं देता वक्त मुझे। यहीं पर तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात तय है कि जो स्टूडियो में कही जाती बातें हैं, जो कैमरे के सामने कही जाती बातें हैं, उनमें बहुत फर्क होता है जमीनी तौर पर। तो जब मैं पवन जी की बात से सहमत हूं कि जो चैलेंजेस हैं वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि एक फिक्स वोट बैंक भी उनका है, क्या वो किसी तरह से इनके फायदे में आएगा, ये तब पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए ABS TV।